कहानी की शुरुआत में हम नॉर्वे की एक बहुत ही खूबसूरत और शांत समुद्री घाटी को देखते हैं, जिसके पीछे एक भयानक और खौफनाक राज छिपा हुआ था। लेकिन आज की दोपहर यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, क्योंकि दो युवा एक तेज रफ्तार मोटरबोट पर समंदर की लहरों के बीच तेजी से चक्कर काट रहे होते हैं। वे दोनों हवा में उड़ने जैसा मजा ले रहे होते हैं और बेहद खुश होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। उनकी बोट के इंजन की वो कान फोड़ देने वाली तेज आवाज पानी की गहराइयों में बहुत नीचे तक जा रही होती है, जिसकी वजह से गहरे पानी में सोया हुआ एक बेहद प्राचीन और भयानक जीव जाग जाता है। जब वे दोनों मस्ती में नाव चला रहे होते हैं, ठीक उसी समय समंदर के नीचे एक विशाल काला साया चुपचाप उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग जेट स्की पर बैठकर पानी में इमरजेंसी रेस्क्यू का अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी एक महिला गहरी सांस लेकर पानी में कूद जाती है। उसके साथ ही बाहर खड़े होकर उसकी जेट स्की को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वो जेट स्की अजीब तरीके से पानी के नीचे खिंचती चली जाती है और पूरी तरह डूब जाती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। समंदर के उस अनदेखे शिकारी ने अपना पहला शिकार कर लिया था और इस शांत कस्बे में एक भयानक तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद हम योहाना नाम की एक समुद्री शोधकर्ता को देखते हैं, जो अपनी कार से उसी समुद्री घाटी की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। दरअसल योहाना को मछली पालने वाले इलाके से एक बेहद अजीब और डरावना वीडियो मिला था, जिसमें सैकड़ों सैल्मन मछलियां बेकाबू होकर तड़पते हुए समंदर के किनारे आकर टकरा रही थीं। इस वीडियो ने योहाना के मन में एक गहरा डर और चिंता पैदा कर दी थी, क्योंकि मछलियों का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उसे लग रहा था कि पानी के अंदर जरूर कुछ बहुत बड़ा और गलत चल रहा है। जब योहाना उस जगह पर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। मछलियों की लाशों को पहले ही वहां से साफ कर दिया गया था और वहां सिर्फ खाली पिंजरे और उन्हें पानी पर तैराए रखने वाले बड़े बड़े तैरते हुए बॉल्स बचे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कई टन का वजन सहने की ताकत रखने वाले वो भारी भरकम बॉल्स भी बुरी तरह फटे हुए थे। योहाना सोच में पड़ जाती है कि आखिर समंदर की गहराई में ऐसा कौन सा भयानक जीव या ताकत है जिसने इतने भारी सामान को नीचे खींच लिया और फिर बर्बाद करके किनारे पर फेंक दिया। उसे समझ आ गया था कि ये कोई आम हादसा नहीं है। इसी शक के साथ योहाना मछली पालन केंद्र के मुख्य बेस पर पहुंचती है, जहां उसे इस तबाही का सुराग मिल सकता था। वहां पहुंचकर वह देखती है कि फार्म का प्रबंधक एरिक एक अजीब सी साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगों वाले डिवाइस को पानी के अंदर डाल रहा होता है। तभी कंट्रोल रूम में मौजूद ऑपरेटर ओंगेलर्ग को स्क्रीन पर एक वार्निंग दिखाई देती है कि डिवाइस जरूरत से ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, लेकिन वो इस चेतावनी को बिल्कुल अनदेखा कर देता है और बज रहे अलार्म को बंद कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल बड़े पैमाने पर मछली पालन के दौरान परजीवी यानी पैरासाइट नाम की बीमारी फैल जाती है, जो पल भर में हजारों मछलियों को मार सकती है। और इस खतरनाक बीमारी से मछलियों को सुरक्षित बचाने के लिए योहाना ने ही इस साउंड वेव तकनीक को खोजा था। लेकिन इस फार्म का लालची मालिक योस्टिन इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करके अपने कारोबार को 3 गुना बढ़ाना चाहता था, और वो उस समय एक अमीर जापानी इन्वेस्टर को डीप सी होटल में अपनी इसी बड़ी योजना के बारे में बता रहा होता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि तकनीक की असली खोजकर्ता योहाना अब उसके फार्म की बारीकी से जांच कर रही है। योहाना को पूरा शक था कि उसके बनाए उपकरणों के साथ कोई खतरनाक छेड़छाड़ की गई है। वो तुरंत एक ताजी सैल्मन मछली को बाहर निकालती है और चेक करती है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। इसके बाद वो उस मछली के दिल को निकालकर साउंड वेव डिवाइस पर रखती है, और जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है तो उस तेज तरंगों की वजह से मछली का शरीर पूरी तरह से ब्लास्ट होकर नष्ट हो जाता है। यह देखकर योहाना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन मशीनों की पावर को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब अचानक कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि नंबर 4 साउंड डिवाइस ऑफलाइन हो चुका है। यह सुनते ही एरिक और योहाना तुरंत उस डिवाइस को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे ऊपर खींचते हैं तो मशीन के अंदर से किसी चीज के टकराने की अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब एरिक डरते डरते उस मशीन का ऊपरी कवर खोलता है तो उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मशीन के अंदर एक बेहद अजीब और डरावना जीव फंसा हुआ था, जिसे आज से पहले इंसान ने कभी नहीं देखा था।
यूहाना बिना वक्त गंवाए उस अजीब जीव को अपने साथ लैब में ले जाती है और जब वो उसकी बारीकी से जांच करती है तो उसके सामने एक ऐसा खौफनाक सच आता है जिसने उसके होश उड़ा दिए। जांच में पता चलता है कि यह जीव समंदर की उस गहराई से आया है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। इस जीव के शरीर में एक अजीब सी जैविक चमक थी और यह असल में एक खतरनाक परजीवी यानी पैरासाइट था। अब यहाँ यूहाना का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर यह छोटा सा कीड़ा एक परजीवी है तो इसका असली होस्ट यानी वो मुख्य जीव कितना विशाल और डरावना होगा जिसके शरीर पर यह रहता है। उधर कस्बे में एक एक करके गायब हुए लोगों के खौफनाक राज खुलने लगते हैं जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। सबसे पहले वही मोटरबोट पानी की लहरों के साथ बहती हुई किनारे पर आ जाती है जिस पर वो 2 युवा सवार थे, लेकिन बोट पूरी तरह खाली थी। तभी पुलिस की निगरानी टीम को समंदर में एक डॉल्फिन तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब वे दूरबीन से उसे पास से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई डॉल्फिन नहीं थी बल्कि पानी में तैरती हुई एक इंसान की सड़ी गली लाश थी। यह खबर मिलते ही यूहाना तुरंत स्पेशल सूट पहनकर पानी में उतरती है और उस लाश के पास पहुंचती है। वहां जाकर जब वह लाश की जांच करती है तो उसे दिखता है कि उस मरे हुए शरीर पर एक अजीब सी नीली जैविक चमक बिखरी हुई थी। यह चमक बिल्कुल उसी डरावने छोटे परजीवी जैसी थी जो उन्हें मशीन के अंदर मिला था। यूहाना अब पूरी तरह समझ जाती है कि समंदर की गहराई में मौजूद वो असली राक्षस कोई मामूली जीव नहीं बल्कि एक दैत्य के आकार का महादानव है और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच समंदर के किनारे उन जेट्स की चलाने वाले लोगों की लाशें भी बहकर आने लगती हैं। उन लाशों की हालत इतनी भयानक थी कि उनके शरीर बीच से कटे हुए थे और उनके सिर्फ आधे हिस्से ही बचे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर पुलिस पूरी तरह घबरा जाती है और वे बिना कोई वक्त गंवाए पूरे समंदर के तट को आम जनता के लिए बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ यूहाना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसे सिस्टम में एक और बड़ी गड़बड़ मिलती है। उसे पता चलता है कि समंदर में 1300 मीटर की गहराई पर भी वो खतरनाक साउंड वेव मशीनें लगातार चल रही थीं। यानी किसी ने जानबूझकर पूरे सिस्टम को बहुत ही खतरनाक तरीके से बदल दिया था। यह सच सामने आते ही एरिक तुरंत फार्म के मालिक यॉस्टन को फोन लगाता है और बहुत ही गुस्से में पूछता है कि क्या उसने मशीनों की सेटिंग्स को बदला है, लेकिन यॉस्टन साफ मना कर देता है। दरअसल यॉस्टन का लालच इस कदर बढ़ चुका था कि वो किसी भी कीमत पर मछलियों का प्रोडक्शन 10 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस जिद की वजह से पूरा कस्बा मौत के मुंह में जाने वाला है। उसी दौरान यॉस्टन की बेटी मारिया, जो अपने पिता के इस लालच और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम के सख्त खिलाफ थी, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ छुपकर फार्म के अंदर घुस जाती है। मारिया का प्लान था कि वो इन खतरनाक साउंड डिवाइसेस को हमेशा के लिए तोड़ देगी ताकि यह सब बंद हो सके। उसके ग्रुप का एक लड़का हिम्मत दिखाकर पानी में उतर जाता है और जैसे ही वो एक बड़े साउंड डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करता है तभी पानी के नीचे कुछ हलचल होती है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, पानी की गहराई से निकले एक बेहद अजीब और भयानक जीव ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वो लड़का चीख भी नहीं पाता और देखते ही देखते पानी की सतह पर खून के खौफनाक बुलबुले उठने लगते हैं, जिसे देखकर मारिया और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। समंदर का वो छुपा हुआ राक्षस अब उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। अपने दोस्त को पानी में डूबते देख मारिया बुरी तरह डर जाती है और चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगती है। उसकी आवाज सुनकर यॉस्टन और एरिक बिना कोई वक्त गंवाए उसे बचाने के लिए तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मारिया के पास पहुंचते हैं तभी अचानक पूरा का पूरा मछली पालन फार्म किसी भयानक भूकंप की तरह जोर जोर से हिलने लगता है। पानी के अंदर से एक बेहद विशाल और डरावनी टेंटेकल यानी एक बहुत बड़ी नुकीली भुजा बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ जाते हैं। वह नजारा इतना खौफनाक था कि हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी वहां यूहाना पहुंचती है और वो खतरे की गंभीरता को समझते हुए सब पर चिल्लाती है और कहती है कि अपनी जान प्यारी है तो बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि ये राक्षस आवाज की तरफ खींचा चला आता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी अचानक कंट्रोल रूम के दरवाजे तोड़कर वो छोटे छोटे चमकीले परजीवी कीड़े भारी तादाद में अंदर घुस आते हैं। वो कीड़े इतने खतरनाक थे कि वे हवा में कूद कूद कर इंसानों पर हमला कर रहे होते हैं और हर तरफ तबाही मचा देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच समंदर से निकली उस विशाल राक्षस की टेंटेकल ने मारिया को हवा में दबोच लिया। ये देखकर उसका पिता यॉस्टन अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से आगे बढ़ता है
और किसी तरह मारिया को उस दानव के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित बचा लेता है। लेकिन ऐसा करते हुए वह खुद उस राक्षस के सीधे निशाने पर आ जाता है। दूसरी तरफ योहाना भी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और इस खौफनाक मंजर को रोकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मेन साउंड कंट्रोलर पैनल को पूरी तरह से तोड़ देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब योहाना भागकर मारिया के पास पहुंचती है तो मारिया रोते हुए बताती है कि उसके पिता यॉस्टिन को वो समुद्री राक्षस समंदर की अंधी गहराइयों में खींच कर ले गया है। अब योहाना समझ चुकी थी कि अगर उस विशाल समुद्री राक्षस को अभी नहीं रोका गया तो वो पूरे कस्बे को तबाह कर देगा। वो बिना अपनी जान की परवाह किए फार्म में बची हुई आखिरी साउंड डिवाइस को उठाती है और उसे लेकर एक मोटर बोट पर सवार होकर अकेले ही समंदर के बीचों बीच निकल जाती है। मारिया किनारे पर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। योहाना बोट को उस जगह ले जाती है जहां पानी सबसे गहरा था। वहां पहुंचकर वो मशीन के साउंड पल्स यानी ध्वनि तरंगों को उसके सबसे खतरनाक और उच्चतम स्तर पर सेट करती है और भारी भरकम डिवाइस को पानी की अंधी गहराई में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो मशीन पानी में जाती है, उसकी तेज तरंगों से बौखलाकर वो विशालकाय भयानक राक्षस पानी को चीरता हुआ सीधे बाहर निकल आता है। उसका आकार इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो दानव गुस्से में योहाना की बोट पर जोरदार हमला करता है और एक ही झटके में पूरी नाव को पानी में पलट देता है, जिससे योहाना सीधे समंदर के बर्फीले पानी में गिर जाती है। पानी के नीचे वो राक्षस योहाना को अपनी विशाल भुजाओं में दबोच लेता है। योहाना को लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो राक्षस उसे मारता नहीं है, बल्कि उसके मुंह से एक बेहद दर्द भरी और उदास आवाज निकलती है, जैसे वो इंसानों के पर रो रहा हो। इसके बाद पानी के नीचे एक बेहद दर्दनाक नजारा देखने को मिलता है। उस विशाल राक्षस का दिल उस तेज और खतरनाक साउंड पल्स की वजह से धीरे धीरे रुकने लगता है। योहाना अपनी आंखों के सामने उस महादानव को दम तोड़ते हुए देखती है, जो तड़पते हुए समंदर की उसी अंधी और शांत गहराई में हमेशा के लिए डूब जाता है जहां से वो आया था। लेकिन इस खौफनाक जंग में योहाना की बोट पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और पानी के नीचे फंसे होने की वजह से उसके सिलेंडर की ऑक्सीजन भी पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिस वजह से योहाना भी इस समंदर के बीच हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांसें लेती है और दम तोड़ देती है। उसने अपनी जान देकर पूरे कस्बे को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था। कहानी के अंत में हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां यॉस्टिन की बेटी मारिया अपने पिता और योहाना को खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारती। वो योहाना के अधूरे काम को आगे बढ़ाती है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मिशन में पूरी तरह जुट जाती है ताकि इंसान दोबारा ऐसी कोई बड़ी गलती न करे। लेकिन तभी कैमरा समंदर की उस डरावनी और अंधी गहराई की तरफ जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता और वहां का नजारा देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। समंदर की तलहटी में उस मरे हुए राक्षस के हजारों अंडे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से चमक रहे होते हैं, जो धीरे धीरे धड़क रहे थे, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए सो गया है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली एक और शानदार कहानी के साथ।